guys, आइए। good afternoon. Afternoon, sir. Please sit down. Please sit down. Thank you. कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? जी सर। अपना परिचय दीजिए। सर मेरी 12वीं तक की पढ़ाई यूबी सैनिक स्कूल लखनऊ से हुई है और मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ है। ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री था और मेरा बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पीएसआईआर है। और मेरी हॉबी मूवीज़ देखना है और गाना सुनना है और मैं पिछले 1.5 साल से सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और स्टेट सर्विसेज को भी साथ में दे रहा हूँ। ये मेरा बीपीएससी में पहला अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू है। आप यूपी से आते हैं? जी सर। यूपी में कहाँ से? सर देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डिस्ट्रिक्ट है ना। वहाँ के भी सांसद कौन है? सर सांसद श्री सरमणि त्रिपाठी। अच्छा, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐतिहासिक जगह बताइए जो कुछ खास हो वहाँ। सर पहले बात तो देवरिया मंदिरों को ले जाना जाता है, इसलिए उसका नाम भी देवरिया पड़ा है। जैसे कि मंदिर है वहाँ पे, कलिका देवी मंदिर है, फेमस मंदिर है, पर हनुमान मंदिर मनोकामना हनुमान मंदिर है वो मंदिर। सर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में रुद्रपुर एक जगह है, वहाँ पे एक उप ज्योतिर्लिंग कहा जा सकता है, इसकी वजह से बहुत फेमस है। कितने ज्योतिर्लिंग है अभी? टोटल इंडिया में सर 12 ज्योतिर्लिंग है। कहाँ कहाँ है? सर एक उज्जैन महाकाल वाला, एक वाराणसी, और मध्य प्रदेश में एक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 2-3 हैं। एक मल्लिकार्जुन में है तमिलनाडु, और एक बाबा धाम बैजनाथ में है। और सर अभी इतने रिकॉल कर पा रहे हैं। वाराणसी का आपने नाम लिया, वाराणसी से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं चुन के। जी सर। है ना। वाराणसी क्यों नाम पड़ा होगा? सर वाराणसी नाम शायद मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वहाँ पे 2 नदियों के मिलने से, सर वरुणा और अस्सी 2 नदियाँ हैं, उनके मिलने से शायद वाराणसी नाम, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसलिए पड़ा है। अच्छा, आपने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है जी और पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल में भी है। जी सर। अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? सर 106। 106। कितने बिल टोटल आए थे, कितने पास हुए हैं? सर अभी विंटर सेशन में है। नहीं, विंटर नहीं, इसके अमेंडमेंट के लिए टोटल है, ऐसा नहीं होगा ना कि Yes, sir. सारा संशोधन। सर गेस कर सकते हैं? करिए। सर 129 या 130 के आसपास। अच्छा, अमेंडमेंट 106। लेटेस्ट कौन था अमेंडमेंट? सर ये नारी वंदन अधिनियम वाला था, 1/3 रिजर्वेशन जिसमें प्रोवाइड किया गया है वुमेन्स को। 1/3 रिजर्वेशंस। कितने आर्टिकल हैं अभी प्रेजेंट में? सर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता सर, गेस कर सकते हैं? करिए। तो 470 के आसपास होंगे। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 395 सर। एक चीज़ें लिखी गई हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी एंड एक्सिक्यूटिव बॉडी। ठीक है, किस आर्टिकल में इसका जिक्र है? सेपरेशन ऑफ पावर सर आर्टिकल 50, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर किस में आते हैं ये? डीपीएसपी। डीपीएसपी। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर जब इंदिरा गांधी की सरकारें थी तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था कि डीपीएसपी को ऊपर रखा जाए, फंडामेंटल राइट्स को दबाया जाए, या फंडामेंटल राइट्स को ऊपर रखा जाए, डीपीएसपी को दबाया जाए। न्यायपालिका और कार्यपालिका में आपको पता ही होगा कि तो जब पढ़े हैं तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रही थी। क्यों, ऐसा क्यों? सर ये जो समय था मतलब 1960s और 70s का, तो उसमें जो गवर्नमेंट उसमें की थी वो सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाह रही थी, जैसे कि प्रीवी बर्थ का एबोलिशन और फिर जो बैंकों का नेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ रही थी। तो उस समय आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी भी उसमें एक फंडामेंटल राइट्स थे। तो मोस्ट ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो मतलब आर्टिकल 14, 19 और 31 का एक तरीके से ये भिड़ रहा था। मतलब जैसे जैसे हम सामाजिक, किस आर्टिकल का आपने जिक्र किया? सर ज़्यादातर आर्टिकल 31 जो उसमें राइट टू प्रॉपर्टी था वो बाधित हो रहा था। अच्छा जी सर। और आर्टिकल्स बोले थे आप? 14 और 19। 14। यस सर।
आर्टिकल 14, उसमें क्या लिखा गया है? तो उसमें राइट टू इक्वलिटी इक्वलिटी लिखा गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये दो इक्वल, चीज़। क्या होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ? इक्वलिटी बिफोर लॉ मोस्टली फॉर्मल इक्वलिटी की बात करता है, जो हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जिसमें बात करता है कि सभी लोग न्याय की दृष्टि में, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ की दृष्टि में सेम होंगे। और जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की जब बात होती है तो उसमें कहा जाता है कि वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, वो हमने यूएस से लिया है। उसमें लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक, और उसकी बात की गई कि सबको एक समान तले पे ना देखते हुए हम हम उनकी स्टार्टिंग लाइन में देखेंगे कि कौन कहाँ से स्टार्ट किया, उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट होगा। ओके। जस्ट अभी इंदिरा गांधी की बात हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो 1975 का दौर था, इमरजेंसी का दौर था। उस टाइम एक मूवी भी रिलीज हुई थी, याद है? बहुत फेमस मूवी है। और उनके जो एक्टर थे, हाल ही में निधन भी हो गया उनका। यस सर। मतलब एक कौन सी मूवी थी? सर शोले थी सर, शोले। शोले, है ना? अभी हाल ही में किनका निधन हुआ है? धर्मेंद्र जी का। क्यों इमरजेंसी क्यों लगाना पड़ा? सर इमरजेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा रीजन दिया गया था वो तो इंटरनल डिस्टरबेंस का दिया गया था कि, हम्म। और ये भी माना जा सकता है कि जो उस समय की एक जन आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन, जो कि 1974 वगैरह से स्टार्ट हुआ था। और उसके साथ साथ एक तरीके से इंदिरा गांधी बनाम जो एक केस था, राजनारायण केस, उसमें इंदिरा गांधी जी उनकी मतलब हार गई थी, और स्टे लगाया गया था उनके मतलब वोट नहीं कर सकती थी वो लोकसभा में। तो इन सब चीज़ों के सब कॉम्प्लेक्स रीजन्स थे, सोशल पॉलिटिकल रीजन्स थे, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाया गया था। किस कोर्ट में वो पहले प्रेजेंट हुआ था केस? सर इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद। फिर वापस वहां से तो उनको राहत नहीं मिली थी। नो सर। फिर वो, फिर क्या आगे का क्या था मामला? सर आगे का ये था कि उसमें कहा उसमें तुरंत वो आगे सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती हैं, लेकिन लोकसभा में वोट नहीं डाल सकती हैं, और प्लस वो 6 साल तक उन पर इलेक्शन लड़ने पर बैन लग गया था। 6 साल का। और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 वर्षों का कर दिया गया था, जी सर। है ना? कौन से संशोधन में, संविधान संशोधन? सर ये 42 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। फिर वापस बैक हो गया किस विधान संशोधन में? 44th में। किनकी सरकार थी? सर ये जनता गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई जी की हम्म, सरकार थी उस समय। जनता गवर्नमेंट। इनसे पहले कब उनकी सरकार बनी थी? तो केंद्र में वो पहली बार ही 1977 के चुनाव में पहली बार ही नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। उससे पहले सेंट्रल में कांग्रेस का ही रूल था। ये सब जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था तो इंदिरा गांधी की सरकार में एक मंत्री थे जिनकी अहम भूमिका होती थी। क्या नाम था? गृह मंत्री कौन थे? सर नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन कहीं पढ़ने लिखने नाम नहीं याद आ रहा है। ओके, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट, है ना, खेलना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते सर हैं? ज़्यादा देखना पसंद करता देखना पसंद करते हैं। कौन से क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हूँ। सर अभी फिलहाल विराट कोहली वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर है। हम्म, उसके अलावा विराट कोहली तो सबका फेवरेट होगा। सर उससे पहले जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे तो वो फेवरेट थे। अच्छा। जी सर। विराट कोहली अपना पहला मैच इंटरनेशनल कब खेले थे? तो 2008 में खेले थे श्रीलंका के खिलाफ। 2008 में खेले थे। कितने रन बनाए थे? सर रन एग्जैक्ट रन नहीं याद, डबल डबल टीम का कोई लो स्कोर ही था, मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट रन नहीं याद है सर। लेटेस्ट मैच? लेटेस्ट मैच सर कोई हाल ही में वनडे सीरीज उन्होंने खेली है, उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ। के क्रिकेट में नो बॉल दिया जाता है, किन किन कंडीशन में नो बॉल दे सकते हैं? एक तो सर नॉर्मल, जिसको बॉलर अगर क्रीज बॉलिंग करते समय उसको पार कर जाए तो एक वो नियम होता है। प्लस एक बाउंसर का नियम होता है कि एक निश्चित एक बाउंसर के बाद अगर वो बाउंसर डाले तो उसको नो बॉल दिया जाता है, लेकिन वो
वो सीमित ओवर क्रिकेट में होता है, मतलब टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। तो अच्छा, सर अभी फिलहाल मैं 2 ये भी याद कर पा रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सॉरी सर। पोस्ट प्रेफरेंस में आपने पहला पोस्ट क्या रखा है? सर बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सर्विस। सेकंड में? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, यानी आपको वर्दी का ज़्यादा शौक है ना, यस। वर्दी पहनना। यस सर। तो आए दिनों में ऐसा फील करते होंगे कि जब पुलिस जाती है गांव घर में तो वहाँ की जनता डर जाती है। दशकों से ऐसा देखा जाता रहा है, क्या मामला है या क्या इशू है इस? सर इसके लिए मतलब कहीं कहीं जो कॉलोनियल मतलब एक हैंगओवर कहा जा सकता है कि पहले जब पुलिस हुआ करती थी तो लोगों के बीच बहुत एक डर रहा करता था। तो उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम्युनिटी पुलिसिंग और ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं जिससे इंटरफेस जो है सिटीजन के बीच और पुलिस के बीच ये स्मूथ हो सके ताकि जनता डरे नहीं। अभी भी ऐसा देखा जाता है, बताइए कि पुलिस जाने से लोगों में, जनता में थोड़ा सा ये रहना चाहिए कि हाँ कोर्डियल रिलेशन की बता पाए लोग। हम तो जैसे कोई पुलिस गए तो जनता तो भाग जाती है, बताने से इनकार करती है। तो फिर इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं डीवाईएसपी के रूप में यदि बनेंगे तो? सर इसके लिए सबसे पहले मैं प्रयास करूंगा कि जो कम्युनिटी पुलिसिंग का भी मैंने जिक्र किया, जो अलग अलग राज्यों में जैसे पंजाब में एक सांझ स्कीम चलता है और फिर आंध्र प्रदेश में सी स्कीम है। इसके तहत अभी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ही एक अभया ब्रिगेड का भी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि जिसमें उन 3 पुलिसकर्मियों को उस हॉटस्पॉट पे रखा जाए जहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसके साथ साथ अगर मुझे मौका मिलेगा तो कुछ ऐसे अरेंजमेंट करके जैसे क्रिकेट मैच हो गया और साथ में कुछ कैफेटेरिया हो गया जहाँ पे पुलिस और आम लोगों का दोनों का इंटरेक्शन बना रहे ताकि एक डर की भावना इतना ना इतना आप कर सकते हैं अपने पावर का उपयोग करके? नो सर, इतना जितना मतलब मुझसे बन सकेगा उतना करने का प्रयास करूंगा। 3 चुनौतियां बताइए जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी है। पहला सर, विमेंस को लेके जो सेंसिटिविटी है, खासकर विक्टिम सेंसिटिविटी, उसको मैं एक मानूंगा। और सर सेकंड नंबर पे जो अभी साइबर की क्राइम घटनाएं जिसमें बिहार थर्ड नंबर पे भी पाया गया है। क्या है क्राइम रेट? सर रिसेंट अभी एसटीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पर लाख में 255 क्राइम्स होते हैं जो कि टॉप 5 में है बिहार। बिहार। जी। यूपी का क्या है क्राइम रेट? सॉरी सर, यूपी का नहीं देखे थे। अच्छा, यूपी का नहीं देखे थे। चलिए ठीक है। मैं अमित कुमार त्रिपाठी, जी। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जी। तो वहाँ की पुलिस व्यवस्था से आप भारी भारी परिचय होंगे, इसमें और यहाँ की पुलिस व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बिहार। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? मैम अभी जो हाल ही फिलहाल में पिछले 7-8 साल में यूपी पुलिस में ये थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है, वो थोड़ी असर्टिव हुई है और उन्होंने क्राइम को लेके एक एक्स्ट्रा मतलब जीरो टॉलरेंस की भावना उन्होंने अपनाई हुई है। और प्लस वहाँ पे हर 75 जिलों में साइबर सेल्स बनाए गए हैं। तो वहाँ पे ये सब कुछ व्यवस्थाएं हैं और बिहार में ऐसा है कि अभी खैर यहाँ पे खैर डेंसिटी ज़्यादा है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे पुलिस पे ओवर बर्डन, बिहार में ओवर बर्डन है ओके, पुलिस। तो यूएन के हिसाब से कितने पुलिस चाहिए पर पर्सन के हिसाब से? पुलिस ऑफिशियल्स कितने होने चाहिए? मैम मैम एग्जैक्ट नंबर याद नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में पुलिस स्टेशंस कितने हैं? सॉरी मैम। अच्छा, आपने जब सर आपसे पूछ रहे थे तो आपने वुमेन सेंसिटिविटी को लेके बताया कि मुद्दा है पुलिस में, बट आए दिनों तो बिहार सरकार ने वुमेन्स पुलिस डिपार्टमेंट में वुमेन्स का बहुत रिक्रूटमेंट किया है। तो ये वुमेन सेंसिटिविटी जो मामला है वो तो अभी काउंटर हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। इसमें लेकिन अभी बात सच है कि सब इंस्पेक्टर लेवल पे और सिपाही के लेवल पे वुमेन की काफ़ी भर्ती की गई, खासकर 1/3 रिजर्वेशन आने के बाद। लेकिन मैम ये एक अभी जस्ट एक लीगल रिफॉर्म है और जब तक हम बिहेवियरल चेंज नहीं लाएंगे कि जब तक सही मायने में अगर कोई पीड़िता है अपनी परेशानी सही से नहीं बता पा रही है तो उस लेवल पे डेवलपमेंट होने से हमको लगता तो है। ये बिहेवियरल चेंज लाने के लिए जो आप सॉल्यूशन सर को बता रहे थे, तो ये चेंज लाने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले? सबसे पहले मैम ये प्रयास किया जा सकता है कि जो ऑलरेडी पुलिस सर्विस में जो टीम है उनको
ट्रेनिंग दिया जा सके, उनको एक भर्ती होने के बाद भी, रिक्रूटमेंट होने के बाद भी समय समय पे ट्रेन किया जा सके। अभी भी ट्रेनिंग दी जाती है राजगीर पुलिस एकेडमी में उनको? मैं सर्विस मतलब 4-5 साल हो गया, तो बीच बीच में भी कुछ ट्रेनिंग दी। बीच बीच में भी Yes, ma'am. इंटरफील्ड ट्रेनिंग हो सके। ओके। जेपी नारायण के बारे में आप बात कर रहे थे सर से, Yes. तो अगर उनकी कुछ कंट्रीब्यूशन बिहार फ्रीडम स्ट्रगल से सिर्फ रहे, बिहार के लिए उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, तो 2 कंट्रीब्यूशन बताइए उनकी। पहली बात तो मैम 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो खैर उस समय वो एक लेफ्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे, तो उनकी एक रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में बहुत बड़ी भूमिका थी। और प्लस उन्होंने जब एक क्रिटिकल मोमेंट में नेशनल लीडरशिप बहुत वीक पड़ गई थी, तो उन्होंने अलग अलग जगह जैसे ध्रुव दल की स्थापना करना और जंगलों से ऑपरेशंस करना, तो ये मैं 2 उनकी एक बहुत फेमस आइडियोलॉजी है जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है हमें। कौन सी आइडियोलॉजी है वो? सोशल वेलफेयर से रिलेटेड? मैम उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन मैं एग्जैक्ट टर्म या नहीं। अच्छा, ओके। आपने डाला है अपनी स्ट्रेंथ में, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आपने इसमें मेंशन की है? मैम पहले नंबर परसिवरेंस मेंशन किए हैं, फिर डिसिप्लिन और थर्ड एडेप्टेबिलिटी। ओके। तो परसिवरेंस क्या होता है? मैम परसिवरेंस ये होता है कि सामने मतलब अगर बाधाएं हो, लेकिन अगर कोई एम हो सामने, तो उसको उस ऑर्ड के से ना डरते हुए तभी आगे जाके उसको प्राप्त करने की। तो जो आपने लिखा है परसिवरेंस, हार्ड वर्किंग और अडेप्टेबिलिटी, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसको आपकी स्ट्रेंथ कितनी है उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको इस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे इसको अरेंज करिएगा? हार्ड वर्किंग को नंबर 1 पे रखेंगे और फिर परसिवरेंस थर्ड पे, एडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी थर्ड पे। बट अडेप्टेबिलिटी एक ऐसी फीचर है जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ आएगी आपको, क्योंकि आपकी पोस्टिंग किसी एक जगह तो होने वाली नहीं है, 3 साल पे आपको चेंज कर दिया जाएगा, तो फिर आपने अडेप्टेबिलिटी लास्ट पे क्यों रखा? तो अब तो आप अडेप्ट नहीं कर पाएंगे सिचुएशन, पोस्टिंग अलग हो जाएगी, लोग अलग हो जाएंगे, जिम्मेदारियां अलग हो जाएगी, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर एसएचओ की अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो आप कैसे अडेप्ट कर पाएंगे वहाँ पे? मैम खैर थर्ड नंबर पे है, लेकिन मेरा है तो स्ट्रेंथ ही। और दूसरी बात कि उसको मैंने थर्ड नंबर पे इसलिए रखा क्योंकि अभी प्रिपरेशन फेज में होने के बाद ज़्यादा यूज जो मैंने किया है वो हार्ड वर्किंग और परसिवरेंस का किया है। लेकिन अलग खैर मैं शुरू से एक बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग जगह जाके शिफ्ट होने में या वहाँ पे मित्रता करने में या वहाँ सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसमें मुझे लगता है कि मैं उसको और स्ट्रॉन्ग बना सकूँगा। आपका ऑप्शनल क्या है? मैं PSIR। अभी कौन सा न्यूज़ चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है? अभी सबसे हाईलाइटेड रिसेंट न्यूज़ तो जो वेनेजुला पे यूएस ने अभी हमला किया है वो है। क्यों किया है? 3 ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जिस वजह से यूएसए ने वेनेजुला पे अटैक किया है, कौन कौन से हैं वो? मैम पहला मुद्दा तो खैर जो यूएस ने ऑफिशियल रूप से दिया है वो नार्को टेररिज्म का है, और फिर सेकंड ये यूएस का रीजन है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो तो वो पीपल्स का उनको सपोर्ट नहीं था, तब ऐसा यूएस कह रहा है। मैम अभी ये 2 रीजन जो रियल रीजन है ये तो यूएसए बोल रहा है। इसमें रियल मोटिव ये माना जा सकता है कि वेनेजुला के पास सबसे अधिक ऑयल रिजर्व्स हैं, और एक पेट्रो डॉलर इकोनॉमी पे यूएस हमेशा भरोसा करता है, और वो नहीं कभी चाहेगा कि डॉलर कभी वीक पड़े किसी दूसरे करेंसी में, अगर कोई दूसरा वहाँ का नेता बेचना चाहे। कितना ऑयल रिजर्व्स है वेनेजुला के पास? पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंटेज है वहाँ पे? एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रहा है। इंडिया इंपोर्ट करती है ऑयल वेनेजुला से? मेजर इंपोर्टर तो नहीं है मैम, मतलब वेनेजुला से। अच्छा, कितना प्रतिशत करती है? सॉरी मैम। सबसे ज़्यादा कहाँ से इंपोर्ट करती है? सबसे ज़्यादा अभी हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं। रशिया से। क्यों कर रही है रशिया से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट, इतने सैंक्शन लगने के बाद भी? क्योंकि मैम रशिया से हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके कई रीजन है। पहली बात तो हमको कम अपने रियायती दरों पे तेल मिल रहा है, दूसरी बात हम हमेशा से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को अपने मेंटेन करके चलते हैं, तो ये हमारा स्वयं का अधिकार हमको हमेशा से रहा है कि हम पहले इराक से करते थे सबसे ज़्यादा, तो अभी हम रशिया से करने लगे हैं। यूएसए का कहना है, कह नहीं रही है बट रियल मोटिव ये भी है कि चाइना जो है लैटिन अमेरिका वाले रीजन में ज़्यादा घुसपैठ कर रही है इन्वेस्टमेंट को लेके या ऑयल रिजर्व्स को लेके। तो ऐसे भी कौन से रीसेंट
तो चाइना ने वहाँ पे डेवलपमेंट या इन्वेस्टमेंट किया है, जिस वजह से यूएसए को चाइना से खतरा देखने को मिल रहा है। नो मैम, ये नहीं पड़ा है। अच्छा, ये वेनेजुएला के पास एक सी है, वेनेजुएला के नॉर्थ साइड में एक सी है जो बहुत स्ट्रैटेजिक सी है, वो उससे ट्रेड पास होती है। कौन सी सी है वो? सॉरी मैम, रिकॉर्डिंग। कैरेबियन सी। ओके, यस मैम। ठीक, थैंक यू सर। अमित जी, बिहार में आप क्यों जॉब करना चाहते हैं? आप तो यूपी से हैं और अभी बिहार सरकार के द्वारा डोमिसाइल पॉलिसी लगाई गई है, पता है क्या है? पहला ये तो ये सर कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी बिहार से सटा हुआ है, और हमारे कई मतलब फैमिली में, फ्रेंड में मतलब बहुत से लोग बिहार के दोस्त भी हैं, और एक हमेशा से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। तो ऐसा कभी बिहार में जॉब करना और यूपी में जॉब करना मेरे लिए कभी दो अलग अलग बातें नहीं रही। और दूसरा जो डोमिसाइल का मुद्दा है, वो बिहार गवर्नमेंट ने अलग अलग जॉब में, जैसे ज़्यादा मैं याद कर पा रहा हूँ, टीचिंग में उन्होंने लाने का प्रयास किया कि यहाँ के यूथ को पहले मौका दिया जाए जॉब पाने के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में ज़्यादा है। ये मुद्दा है सर। उसका जिक्र जो है, चूंकि डोमिसाइल को लेकर है और रिजर्वेशन की बात की गई और आपका सब्जेक्ट भी पॉलिटी से रहा है, किस आर्टिकल में किया गया है? सर रिजर्वेशन आर्टिकल 16 में 16(4), 16(5) और 16(6) में जी इसका जिक्र किया गया है। हो रहा है यस सर। आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दिया है डीवाईएसपी का, जी सर। तो इसका क्या जॉब प्रोफाइल है? सर जहाँ तक मैं मतलब मैंने देखा है, देखिए जॉब प्रोफाइल मोस्टली ये फील्ड लेवल पे इनकी पोस्टिंग होती है, और ये सिटीजन से डायरेक्ट जाके इंटरेक्ट करते हैं, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो बड़े ऑफिसर लेवल पे ये पहले ऑफिसर मतलब होते हैं, जो कि बड़ा निर्णय लेकर के उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, और प्लस ये नेतृत्व भी करते हैं मतलब उस लेवल पे मतलब पुलिस सर्विसेज का। किस लेवल के जॉब है? लेवल पे स्केल लेवल 9। लेवल 9। प्रमोशन इसमें कहाँ तक हो सकता है? सर मैंने जहाँ से देखा था वीडियो में, तो वहाँ तो उन्होंने एसएसपी या उसके ऊपर तक मतलब ऐसा बताया था। अच्छा, बिहार में अगर साइबर अपराध, आजकल साइबर क्राइम जो है बहुत ज़्यादा हर जगह चल रहा है, तो बिहार में आप अगर डीवाईएसपी के तौर पे आप काम करते हैं तो साइबर अपराध को कैसे कम करते तो सबसे पहले तो जो डिजिटल लिटरेसी रेट है वो बिहार में काफ़ी कम है, तो उसको इन्हेंस किया जा सकता है। प्लस जो साइबर स्वच्छता अभियान जो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उसको लगाया जा सकता है। और प्लस जो जो यूजर गाइडलाइंस होती हैं, जो अलग अलग मोस्ट ऑफ द साइबर थ्रेट्स जैसे पेमेंट ऐप्स के थ्रू होता है, तो जैसे यूपी में इसका एक मॉडल किया गया है कि 5 मिनट की मूवी यूपी पुलिस ने लॉन्च की है, जिसमें बड़े बड़े एक्टर होते हैं, वो 5 मिनट की मूवी में दिखाया जाता है। तो इस तरह से जनता ज़्यादा जागरूक हो सकती है इन स्टेप्स से। हैं? अच्छा, आपका स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं? तो ज़्यादा देखते हैं सर, पहले तो थोड़ा अभी खेलते थे। जो भारत के मेंस T20 के कैप्टन हैं, उनका क्या नाम है? तो सूर्य कुमार यादव हैं। वो भी ठीक, तो यूपी के ही हैं। कहाँ के हैं ये नहीं बताया सर। ये नहीं पता है। अच्छा, अभी क्रिकेट को लेकर कुछ इशू है भारत और बांग्लादेश के साथ, क्या इशू है? सर अभी जो रिसेंट इशू है वो एक जियो पॉलिटिकल इशू है मोस्टली, कि जो वहाँ के एक खिलाड़ी थे, मैं भी एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, केकेआर द्वारा उनको मतलब खरीदा गया था अभी के ऑक्शन में। तो फिर लेकिन पूरे देश में और बीसीसीआई के द्वारा कहने पर उनको फिर रिलीज किया गया कि वो यहाँ से नहीं खेलेंगे मतलब इस आईपीएल में। अभी जैसे आपने मैम भी पूछा आपको वेनेजुएला से संबंधित, तो अभी वेनेजुएला की जो है उनको नोबेल पीस मिला है। यस। नाम पता है उनको? उनका नाम नो सर, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। नहीं, नाम। अब ये चूंकि पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसमें ज़्यादा पावर जो है वो किसके पास होता है? इंडिया के फेडरलिज्म में ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिया गया है सर। और कहीं कहीं राज्य भी है। ये सर कुछ मामले ऐसे कुछ हैं जिसमें कुछ मामलों में राज्य सरकार है, जैसे कि जो स्टेट लिस्ट है वो नॉर्मल टाइम्स में वहाँ पे राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। और
और प्लस एक राज्यसभा का जो रोल है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को ही देखती है। तो ये एक कुछ राज्य सरकार के लिए ये सब दो चीज़ें भी याद हो पा रही हैं मुझे। आपका स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुआ है। जी सर। अग्निवीर योजना को जानते हैं? जी सर। क्या है अग्निवीर? तो अग्निवीर योजना एक नई योजना थी जिसमें फौज के एज को, मतलब नॉर्मल एज को कम किया जाए कि जिनकी एज ज़्यादा ना हो। तो एक नई स्कीम थी जिसमें जो नए लोग शामिल किए जाएंगे उनको 4 साल तक सर्विस किया जाएगा और फिर उनमें बस 25% लोग को रखा जाएगा, बाकी लोग को रिलीव कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल नियम यही है, लेकिन अभी बात चल रही है कि इसको परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है और प्लस अलग अलग CAPFs जो हैं उनमें इनका रिक्रूटमेंट, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो अग्निवीर आएंगे। कल के डेट में एक न्यूज आई है अग्निवीर से रिलेटेड, पता है? कल परसों में हालिया कुछ। सॉरी सर, वो इतना लेटेस्ट नहीं देखे। भारत की जो भी वर्तमान फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, विदेश नीति? सर अभी नेबरहुड की बात की जाए तो हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं और प्लस जो साउथ ईस्ट एशियन के देश हैं उनमें हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी और वेस्ट के जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं एक्ट वेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। तो ओवरऑल हम स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए अपनी मोस्टली कल्चर डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का यूज करके अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करते हैं। तो अभी जैसे भारत और रशिया के साथ संबंध है या अमेरिका के साथ है, उसको कैसे भारत बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है? सर भारत एक रसिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा, ट्रेडिशनल डिफेंस पार्टनर रहा। उसके साथ साथ हम US के अभी स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। तो उनको हम ऐसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं कि जिन जिन, जैसे कि अगर तेल खरीदने का मुद्दा हुआ तो खैर हम पे टैरिफ लगाया गया 50%, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ पे पीछे नहीं हटे हैं। हमने हालांकि कुछ तेल खरीदना कम किया है, मतलब पहले के मुकाबले। और उसके साथ साथ जैसे S-400 की डील थी तो US के काटता के बावजूद भी हम उस पर आगे बढ़े और हमने उस डील को कंप्लीट किया। और US की जहाँ तक बात है तो जिन जिन मुद्दों पे, जैसे कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात हो गई या एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे अपने देश में लाने की बात हो गई, इकोनॉमी की बात हो गई, इन मुद्दों पे हम US के साथ कोलैबोरेट करते हैं। और पॉलिटी में चेक एंड बैलेंस क्या है? चेक एंड बैलेंस वो एक डॉक्ट्रिन है जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव एक दूसरे के को कंट्रोल में रखती है और किसी एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा हावी नहीं होने देती है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी बनी रहती है। थैंक यू। ठीक ठीक। सबसे बैठी आपका खुद का इंटरव्यू कैसे लगा? खुद रेट करिए अपने आप को। सर कहीं कहीं बोलने में मतलब हमको लग रहा था कि थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, तो इसको हमको पहले इम्प्रूव करना है। कोई मतलब आप आए, ग्रीटिंग्स भी किए, ठीक है, सारा चीज़ सही था। हैंड क्रॉस हो रहा था, हैंड को सीधा रखना है ना। और जैसे थोड़ा वहाँ अवेयरनेस की कमी लगी, वहाँ क्या लगा जैसे हम आपसे पूछे परिचय, तो परिचय पूछिए नहीं बोले थे कि बिना नाम हटाए अपना परिचय दे, है बिना नाम बताए अपना परिचय दे। तो यहाँ अवेयरनेस की कमी लगी कि डायरेक्ट आप स्किप करके दिए। तो इससे क्या लगता है कि फीड है अंदर, प्रीकंसीव्ड नोशन है ना, कि आप जैसे ही पूछे कि पहले से सोच के आए थे, ऐसा पूछा जाएगा, यही जवाब देंगे। तो इस पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ देंगे, ऐसा तो ये कि ठीक है आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा, कुछ ऐसा तो रिटर्न में है नहीं। इतना यूट्यूब बताया, नाम नहीं पूछा है, नाम नहीं पूछा है। यही चीज़ है ना। तो ये ठीक है, नहीं पूछा तो उनके, इसका मतलब कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं, आप इसमें निगेटिव चला जाएगा कि हम जो बोले उस सुने ही नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान। बात बाकी ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, थोड़ी बहुत फैक्चुअल डाटा पे काम करने की ज़रूरत है, वो आपको लग ही रहा होगा, यानी कंटेंट बात बाकी सही है मैम। आपका एंट्री अच्छा था, पोस्चर भी अच्छा था, सर ने बता दिया क्रॉस नहीं रखना है, जैसे अभी रखा है वैसे ही आपको रखना है। आई कांटेक्ट ठीक था आपका, लेकिन बीच बीच में बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी देखे, ठीक है। कंटेंट लेवल पे भी आपका अच्छा है, PSIR पे आपकी पकड़ है और पॉलिटी के कंसेप्ट पे आपकी पकड़ है। IR जैसे जो मुद्दे अभी चल रहे हैं उसका डेटाज आपको रखना चाहिए, जैसे वेनेजुएला चल रहा है तो वही फैक्चुअल डेटाज आपको रहना चाहिए ध्यान में कि इंडिया कितना इंपोर्ट करती है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक पढ़े तो इंडिया का इम्पैक्ट उसमें जरूर देख ले और डेटाज को जरूर देख ले। कोई हाईलाइटेड टॉपिक है बहुत, जैसे रशिया है तो वेनेजुएला उठेगा तो रशिया आएगा ही कि हम उससे क्रूड ऑयल करते, तो कितने % छूट दी थी उन्होंने,
ठीक है, और किस किस रेट पे कर रहे हैं अभी हम, तो ये सब इम्पोर्टेंस रख जाता है, क्योंकि हम वेनेजुएला से अभी कर नहीं रहे हैं, बहुत कम ही करते हैं वहाँ से। और क्रिकेट रिलेटेड जैसे सर ने पूछा, तो उससे जो भी फैक्चुअल है, कौन आपके फेवरेट हैं, उनका स्कोर क्या है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। DYSP, SDC एंड इवन थर्ड पे आपने सब रजिस्ट्रार रखा है, तो क्यों रखा है उसका भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। सारे पोस्ट प्रेफरेंस का प्रोमोशनल हायरार्की जरूर देखिएगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सी है, और आपका क्या रोल रहेगा, पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ रहेगी और किस पोस्ट पे रहेगी, ये सब आपको प्रिपेयर कर लेना है। बाकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल वाज गुड, आर्टिकुलेशन वाज गुड, पेस बहुत अच्छा था आपका, कुछ कुछ जो पॉइंटर्स है उसको आप वर्क कीजिए, इट विल बी ए गुड इंटरव्यू फॉर यू। इंटरव्यू में जो नर्वसनेस है उसको थोड़ा सा कम कर लेना। स्ट्रेस, ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल, स्माइलिंग फेस के साथ, और मैम जैसा बताया कि किसी एक मेंबर पे ज़्यादा फोकस्ड, ठीक है बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सारे लोग को थोड़ा देखते रहें। और करंट के जो कुछ इशू है जो कि आपके हॉबी में है या स्पोर्ट्स में है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है बेसिक, हालांकि आपको बहुत कुछ अपने सब्जेक्ट का पता है ही, अच्छा कुछ करंट का जो चल रहा है आप उसको थोड़ा सा अपडेट, चूँकि न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे ना लगातार, तो यहाँ से वो सारा जो है वो अपडेट कर तो उस पर काम कर लीजिए, ठीक है। DV हो गया आपका? अभी 2 बजे से है। अच्छा, आज ही है अच्छा आपका। जाएगा आपका इंटरव्यू, 90 नंबर के आसपास आपके आ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, बस थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है, अच्छा जाएगा आपका इंटरव्यू। सर एक चीज़ पूछना था कि जैसे कि अभी तो मतलब 21 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कहीं और मॉक लगातार देने जरूरी है क्या, मतलब? अभी हो सकता है बीच में 1-2 दे लें, फिर लास्ट में अपना देख लें। एक लास्ट में देने जब आपका होगा ना डेट फाइनल, उससे 4-5 3 दिन मॉक से बाद ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, 4-5 वो प्रैक्टिस हेजिटेशन डेली टूट करें। जाता है, खुद का हाँ, प्रैक्टिस करना ज़्यादा जैसे इम्पोर्टेंट है। मैम ने वीडियो बताया था कि मिरर के सामने या हाँ, कैमरा हाँ, को बस। करते रहो, तो वो ज़्यादा क्योंकि बेनिफिट करेगा आपके आप लिए। मॉक ज़्यादा दीजिएगा ना तो उससे भी दिक्कत हो, अलग अलग तरीके से 10 लोग बोलेंगे, ये चीज़ें बोलेंगे, तो आपको खुद की कमी खुद को पता होना चाहिए, और आपको पता भी है कि हमें कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। नहीं सर, 3-4 मॉक सफिशिएंट है। क्योंकि मेंस का भी गाइडेंस मतलब यहीं से लिए थे, मतलब मैम का ही, क्योंकि हमारे पास बस 2 महीने का ही टाइम था, तो मैम का ही वीडियो आया था सबसे पहले, तो क्या यही देखा जाए, तो पर डर भी लगा था क्या होगा, लेकिन टाइम इतना कम था कि कुछ सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन नोट्स भी नहीं बनाए थे, तो वही नोट्स था जो मैम आप लोग प्रोवाइड करते थे, मतलब हर जीएस का। नहीं, अच्छे से आपका रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट आएगा आपका। मेंस कैसा गया आपका? मेंस में ज़्यादा तैयारी तो नहीं थी, तो ज़्यादा फोकस वही आंसर कंप्लीट करने में दिए थे, और एक DI का क्वेश्चन एक छूट गया था क्योंकि जगह नहीं बचा था 8 नंबर का। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन पूरा छूट गया। हाँ, एक मतलब आधा सॉल्व किया था, छूट गया था। अच्छा, ओके। चाहिए अच्छे से डीबी करिए, और कोई भी दिक्कत बाद में भी होगा तो कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, Thank you. ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है।